Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to start or discuss MCQs of the voice of the rain. This is part 1 English Hornbill class 11th. So now let's start. The poem The Voice of the Rain is a conversation between. ये जो poem The Voice of the Rain है, ये किस किस के बीच का डिस्कशन है. Poet and the rain, poet and mountains, rain and trees, birds and rain. Now the correct answer is A, poet and rain. ये जो poem है ये poet और rain के बीच का discussion है. What does the poet ask to the soft falling shower? पोइट जो है सॉफ्ट फॉलिंग शावर से क्या पूछता है? वॉट डू यू डू? वॉट इज योर नेम? हु आर यू? हाउ आर यू डूइंग? नाउ द करेक्ट आंसर इज सी. पोइट जो है वो सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो? वॉट डू यू मीन बाय द वर्ड इम्पैल्पेबल इन द पोम द वॉइस ऑफ द रेन? इस वॉइस ऑफ द रेन में एक वर्ड आया है इम्पैल्पेबल. इसका क्या मतलब है, क्या सेंस है? दैट कैन नॉट बी फेल्ट, जिसे महसूस ना किया जा सके. दैट कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा ना जा सके. दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके. दैट कैन नॉट बी टच्ड, या जिसको टच ना किया जा सके. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, दैट कैन नॉट बी टच्ड. What does the rain reply to the poet's question हु आर यू? जब पोइट उससे क्वेश्चन पूछता है हु आर यू, तो रेन क्या रिप्लाई करती है, क्या आंसर देती है? शी इज़ रेन, वो रेन है. शी इज़ पोम ऑफ अर्थ, वो इस अर्थ की पोम है, कविता है. शी इज़ रेन फ्रॉम माउंटेन्स, वो माउंटेन्स से निकलती हुई रेन है. सी इज़ पोम ऑफ माउंटेन्स, या माउंटेन्स की वो रेन है. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, शी इज़ द पोम ऑफ अर्थ. जब पोइट उससे पूछता है रेन से कि हु आर यू, तुम कौन हो, तो वहाँ से उसको क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्या जवाब मिलता है? शी इज़ द पोम ऑफ अर्थ. वाई डज द रेन टेल द पोइट दैट शी कैन नॉट बी टच्ड? इससे पहले हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था ना इम्पैल्पेबल. इसका मतलब क्या था कि दैट कैन नॉट बी टच्ड. तो रेन उसको पोइट को क्यों बोलती है कि उसको टच नहीं किया जा सकता? बिकॉज शी इज़ वाटर, क्योंकि वो पानी है, वो वाटर है. बिकॉज शी राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि वो वाटर वेपर के फॉर्म्स में उड़कर बाहर ऊपर आसमान में जाती है. बिकॉज शी इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, क्योंकि वो क्लाउड्स के फॉर्म में, नन ऑफ द एबव, या इनमें से कोई भी नहीं. बिकॉज सी राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, क्योंकि ये तो हम लोग को पता ही है ना कि जब बारिश हो जाती है उसके बाद जो वाटर साइकिल जो होता है, तो वाटर वेपर्स जो है, पानी जो वो किसके फॉर्म में जाता है? वाटर वेपर्स के रूप में जाता है. तो वो क्या हम लोग उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं. जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर कहीं से आप जा रहे हैं, जैसे रोड पर गड्ढे वगैरह हो जाते हैं, आपने देखना है उसमें पानी भर जाता है, और जब वो धूप निकलती है तो उसके बगल से आपको ना एक, जैसे हम अपने हिंदी में उसको बोलते हैं कि भवक टाइप की निकल रही है, मतलब वो बहुत एकदम ऐसा नहीं कि एकदम अजीब टाइप की गर्मी निकल रही है. तो वो जो चीज़ है वो क्या कहलाती है? एवोपरेशन कहलाती है. तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि बिकॉज सी राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में जाती है, इसलिए उसको नहीं देखा जा सकता. दिस इज कॉल्ड इवोपरेशन. ये जो पोम जो एक्चुअली है ना, वो वाटर साइकिल पर ही डिपेंड है. मतलब एक तरह से वाटर साइकिल आपको समझ में आ जाएगा इस पोम को पढ़ने के बाद. एक साइंस का एक टॉपिक भी डिस्कस हो जाएगा. फ्रॉम वेस्ट two places does the rain rise in the form of water vapors: land and bottomless sea, land and ocean, mountains and land, none of the above. Now the correct answer is A, land and bottomless sea. What happens to the earth when the rain falls back on the surface of earth? क्या होता है? happens means कोई भी चीज़ घटित होना. तो क्या होता है when the earth टू द अर्थ के साथ या पृथ्वी पर, व्हेन द रेन फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जब इवोपरेशन हो जाता है, वाटर वेपर्स के रूप में रेन जो है, पानी जो वो वापस चला जाता है, जब वापस चला जाता है उसके बाद जो फॉल्स बैक मीन्स वापस जब आता है, तो क्या होता है? इट प्रोवाइड्स वाटर, इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज द अर्थ, इट हेल्प्स इन ग्रीनरी, इट प्रोवाइड्स वाटर टू फ्लोरा एंड फौना. Now the correct answer is B. It beautifies and purifies the earth.
अगर ऐसे देखा जाए तो चारों क्वेश्चन ही सही है, क्योंकि ये हेल्प इन ग्रीनरी, चारों तरफ जब बारिश हो जाती है, बारिश का मौसम देखा ना आपने कि चारों तरफ कैसे हरियाली ग्रीनरी हो जाती है ना, फ्लोरा एंड फौना को भी पानी मिल जाता है, आपके जो एनिमल्स हैं या जो जो आपकी वेजिटेशन है उसको भी पानी मिल जाता है। बट एक्चुअली हमको जो आंसर देना है वो किसके हिसाब से देना है, पोम के हिसाब से देना है। सो इट ब्यूटिफाइज एंड प्यूरिफाइज द अर्थ। वॉट इज बींग ब्रॉट आउट इन द पोम, इस पोम में क्या बताया गया, क्या ब्रॉट आउट किया गया है। ब्रॉट आउट मीन्स क्या होता है, टू प्रोड्यूस और लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट और पब्लिकेशन। जैसे कि आपने देखना कि कोई मैगजीन, कोई बुक जब पब्लिश हो जाती है तो उसको भी हम ब्रिंग आउट भी बोलते हैं। और सेकेंडली सेंस है इसका मेक समथिंग मोर इविडेंट, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इविडेंट बनाना, बहुत ज़्यादा क्लियर बनाना। तो क्या है, व्हाट इज बीइंग ब्रॉट आउट इन द पोम, इस पोम में क्या चीज़ आपको क्लियर बताइए, क्या चीज़ आपको समझाई गई है। द सॉन्ग ऑफ द रेन, सॉफ्ट फॉलिंग ऑफ द रेन, स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द रेन, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन। सॉन्ग ऑफ द रेन तो उसमें बताया गया है कि वो बोलते हैं आई एम द सॉन्ग ऑफ द अर्थ, लेकिन इसमें जो ब्रॉट आउट जो समझाया गया वो क्या समझाया गया है, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन। हाउ डज द रेन हेल्प इन सीड्स इनसाइड द अर्थ, कि रेन जो है वो पृथ्वी के अंदर जो बीज जो पड़े होते हैं उनको कैसे हेल्प करती है। प्रोवाइड वाटर, प्रोवाइड लाइफ एंड हेल्प्स देम टू ग्रो, प्रोवाइड लाइफ एंड नन ऑफ द अबव, यहाँ पे पी की जगह यहाँ पे एन कर लिएगा, मिसप्रिंट हो गया, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। प्रोवाइड लाइफ एंड हेल्प्स देम टू ग्रो। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, कि रेन जो है वो कैसे हेल्प करती है उनको पानी देकर, जिससे उनको लाइफ मिलता है और वो बड़े हो जाते हैं। मीन्स पृथ्वी के ज़मीन में जो बीज जो पड़े होते हैं वो बाहर आके प्लांट्स के रूप में चेंज हो जाते हैं। What does the rain do when she doesn't care of anyone, bothers about her deeds or not? कह रहा है व्हाट डज द रेन, रेन क्या करती है जब वो केयर नहीं करती किसी की भी, एनीवन बॉदर्स अबाउट हर, कि लोग उसका जो काम है, जो प्रोसेस है उसके बारे में कोई भी बॉदर करता है। शी टॉक्स टू द लैंड, वो बातें करती है ज़मीन से कि नहीं हम ऐसा नहीं ऐसा है, प्रोन्स एंड कॉन्स, या अपने बारे में डिस्कस करती है। शी वर्क्स हार्डर, वो और ज़्यादा कठिन परिश्रम करती है। शी कंप्लीटेड हर वर्क एंड टॉक्स टू द अर्थ, वो पृथ्वी अपना काम करती हैं और पृथ्वी से फिर बात करती है कि भाई हमने तुमको पानी दिया है, आपके जो सीड्स जो पड़े हुए थे वो प्लांट्स में ग्रो होगा, इस तरह से वो डिस्कस करती है। सी कंप्लीट्स हर वर्क एंड कम्स बैक होम, वो अपना काम करती है और वापस चली जाती है। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, शी कंप्लीट्स हर वर्क एंड कम्स बैक होम, वापस अपना काम करती है और वापस चली जाती है। व्हाट डज द पोइट कंपेयर द रेन विथ, पोइट जो है वो किससे कंपेयर कर रहा है, सॉन्ग, हेवन, ब्यूटी, फ्लावर। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, सॉन्ग। पोइट जो है वो किससे रेन को कंपेयर कर रहा है, सॉन्ग से कंपेयर कर रहा है। व्हाई डज द पोइट कंपेयर द रेन विद सॉन्ग, पोइट जो है वो रेन को सॉन्ग से क्यों कंपेयर कर रहा है, बिकॉज बोथ हैज़ म्यूजिक, क्योंकि दोनों ही संगीत रखते हैं, दोनों में ही म्यूजिक होता है। बिकॉज बोथ वर्क इन अनअफेक्टेड वे, दोनों ही अनअफेक्टेड तरीके से काम करते, मीन्स उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे रेन है अपना पूरा वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है वो पूरा करती है, बारिश होती है फिर पानी इवोपरेट होता है, ऊपर जाता है, फिर कंडेंसेशन के फॉर्म में फिर वापस आता है। इस तरह से वाटर साइकिल जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। एज दे बोथ शेयर अ कॉमन जर्नी, ऐसे दोनों ही अपने कॉमन जर्नी को शेयर करते हैं। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। पोम जो है उसमें भी क्या है, जब कोई सिंगर होता है तब जब वो कोई गाना गाता है तो वो केयर नहीं करता है कि किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है, किसी को पसंद आता है किसी को पसंद नहीं आता है, बट अल्टीमेटली जो क्रेडिट है वो किसको मिल जाता है, पोइट को मिल जाता है। मतलब वो ये सोच कर नहीं गाता है कि किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा, उसके अंदर से जो फीलिंग्स आती है वो गाना गाता है। उसी तरह से रेन भी कह रही है, वो अपना काम करती है, पृथ्वी पर आती है, पानी देती है और उसके बाद फिर अपना प्रोसेस में वापस चली जाती है। फ्रॉम वेयर डज द सॉन्ग ओरिजिनेट, सॉन्ग कहाँ से ओरिजिनेट होता है, फ्रॉम हेवन,
from ocean, from the heart of the singer, from the soul of the earth. Now the correct answer is C, from the heart of the singer. If the poet has used a metaphor in the poem, what is it? क्या इस पोम में मेटाफर यूज किया गया है, पोइट ने यूज किया है, तो वो क्या है? आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, वॉइस ऑफ द रेन, सॉफ्ट फॉलिंग शार, नन ऑफ दैम. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को आपको एक साथ दिया है. इस क्वेश्चन को ना कई बार घुमा कर पूछते हैं. एक तो उन्होंने पूछा कि मेटाफर अगर दिया है तो इसमें से कौन सा मेटाफर है वो आपको बताना है. Secondly, which literary device is used in I am the poem of the earth? Simile, metaphor, personification या both B and C. अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कई बार कि वो किस में टिक लगाएं, क्योंकि आंसर दोनों ही करेक्ट हैं, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन. मेटाफर क्यों है? क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया. उसमें ये तो नहीं बोला कि आई एम लाइक द सॉन्ग ऑफ द अर्थ, है ना, या पोम ऑफ द अर्थ, ऐसे तो उसने नहीं बोला है. उसने बोला कि आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया, इसलिए यह मेटाफर हो गया. सिमली क्यों किया है? क्योंकि जो रेन है वो क्या है, आपका नॉन लिविंग थिंग है, बट इसको उन्होंने आई की उसमें पर्सोनिफाइड कर दिया है, तो पर्सोनिफिकेशन है. तो इसलिए आई एम द पोम ऑफ द अर्थ मेटाफर भी है और पर्सोनिफिकेशन भी है. बट अगर एग्जाम में दोनों आते हैं इस तरह से, ऑप्शन बी एंड सी, ए एंड बी, वॉट एवर जो भी, तो आप दोनों में टिक करेंगे. अगर एक के लिए कोई पूछते हैं मेटाफर है पर्सोनिफिकेशन है, तो पहले आप मेटाफर लगाएंगे. अगर मेटाफर ऑप्शन नहीं है तब पर्सोनिफिकेशन लगाएंगे. बाकी अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको सुटेबल मानता है, किसको आंसर वो देता है. वॉट हाइपरबोल वॉज यूज इन द पोम. अच्छा, इसमें हाइपरबोल जो वर्ड है इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है. कई बार इसको हाइपरबोली बोला जाता है, हाइपरबोली. वॉट हाइपरबोली वॉज यूज इन द पोम, बट बोथ प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट. आप इसको हाइपरबोल भी बोल सकते हैं और हाइपरबोली भी बोल सकते हैं. आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, सॉफ्ट फॉलिंग शार, बॉटमलेस सी, वॉइस ऑफ द रेन. नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, बॉटमलेस सी. हाइपरबोले का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एग्जैजरेट कर देना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल देना. तो बॉटमलेस सी, तो सी का तो ऐसा नहीं कि सी का बॉटम ही ना हो, उसका कोई तल ना हो, उसमें कोई एंड ना हो, एंडलेस है, ऐसा तो नहीं है ना कहीं बहुत नीचे जाकर होगा, बट है ना, एंड तो उसका कहीं ना है, बॉटम तो कहीं ना कहीं पर होगा ना. इसलिए इसको क्या कर दिया इन्होंने, बॉटमलेस कर दिया, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया. सो नाउ दिस इज हाइपरबोल. What happens to the rain in the sky? कह रहे हैं कि स्काई में क्या होता है. रेन ड्रॉप्स फॉर्म, रेन इट कंडेंस, it forms clouds, none of the above. Now the correct answer is A, raindrops form. What does the rain leave? Leave means क्या होता है, वॉश करना, धोना किसी भी चीज़ को. Atom is drought, dust layer या all of these. Now the correct answer is D, all of these. What does the word descend mean? descend का क्या मतलब होता है, descend से आप क्या समझते हैं? नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो, जिसको हम लोग वेग वर्ड बोलते हैं. कम डाउन, नीचे आना. वॉज, धोना. हिडन, छुपा हुआ. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, कम डाउन. डिसेंड मीन्स होता है कम डाउन, उतर कर आना. जैसे ना सीढ़ियों से जब आप ऐसे करके ऐसे जब नीचे उतर कर आते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ डिसेंडिंग. वाई डज द रेन डिसेंड टू द अर्थ? रेन जो है वो पृथ्वी पर वापस क्यों आती है? To wash the drought and provide water. She provides life on earth. It beautifies and purifies the earth. It provides life. So now the correct answer is A, to wash and drought and provide water. कहीं कहीं पर आपको it beautify and purify the earth भी देंगे, but now most suitable answer is this. What does ragged और unragged means? ragged और unragged का क्या मतलब है? enrichment और no enrichment, aired for और not cared. अच्छा, air नहीं, यहाँ पे cared होगा, C is misprint. cared for और not cared for, to purify or not, to wash or not to wash. Now the correct answer is B, cared for or not cared for. ragged और unragged का मतलब होता है cared for or not cared for. Next one is,
वेयर डज द सॉन्ग रिटर्न इन द पोम, इस पोम में सॉन्ग कहाँ पर वापस होता है? टू इट्स ओरिजिनेटर दैट इज सिंगर, टू द पोइट, टू द अर्थ, टू द ओशन. नाउ द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ए होगा यहाँ पर. करेक्ट आंसर इज ए, टू इट्स ओरिजिनेटर दैट इज सिंगर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु आर्ट दाउ, हु आर्ट दाउ का क्या मतलब है? हु आर यू, what are you, how are you, whose art is this. Now the correct answer is A, who are you. Who is the poet in the poem, इस पोम का पोइट कौन है? वॉल्ट विटमैन, खुशवंत सिंह, नायपॉल और सिरले टूल्सन. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, वॉल्ट विटमैन. वॉट इज स्ट्रेंज इन द पोम, इस पोम में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज क्या चीज़ है? क्या स्ट्रेंज लगता है? द रेन कम्स ऑन द अर्थ, रेन जो है वो पृथ्वी पर वापस आती है. द रेन रिप्लाई टू द पोइट्स क्वेश्चन, रेन जो है वो पोइट के क्वेश्चन का आंसर देती है. द पोइट इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ, पोइट अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है. नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, द रेन रिप्लाई टू द पोइट्स क्वेश्चन. सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज पोइट को ये लगता है कि जब उससे पूछता है हु आर यू, तो वो उनको वापस में रिप्लाई मिलता है आई एम द पोम ऑफ अर्थ. तो सबसे ज़्यादा पोइट को ये स्ट्रेंज लगता है. हु रिमेन्स लेटेंट एंड अनबॉर्न इन द एब्सेंस ऑफ रेन, रेन की एब्सेंस में लेटेंट और अनबॉर्न कौन रहता है? किसको बताया गया है इसमें? नाउ द सीड्स. नाउ द करेक्ट आंसर इज, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रीज, सीड्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स. नाउ द करेक्ट आंसर इज सीड्स. लेटेंट मीन्स होता है हिडन, छुपा हुआ. तो पृथ्वी के अंदर जब बारिश नहीं होती है तो क्या चीज़ें छुपी रहती हैं? क्या हिडन रहता है? अनबॉर्न रहता है, मीन्स जो बाहर निकल के नहीं आता है. सो दैट इज सीड्स. What does the word whence in the poem means? इस पोम में एक वर्ड दिया गया है whence. एक्चुअली ये ना आर्केक वर्ड्स है, हमेशा ध्यान रखिए कि पहले जब पुरानी इंग्लिश थी, शेक्सपियर के टाइम की जो इंग्लिश है, उसमें कुछ वर्ड्स इस तरह से होते थे. तो अब तो ये वर्ड्स हम लोग यूज़ करते नहीं हैं, इसलिए जो ओल्ड वर्ड्स हो गए ना, या ओल्ड इंग्लिश इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, उसमें इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते थे. What does the word whence in the poem means? What, whose, who, where. Now the correct answer is D, where. What happens to the rain in the sky? It cools down. Rain its coldness. Rain drops from. None of them. मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है. So now the correct answer is C, rain drops from. What is vaguely form? वेगली मीन्स होता है कि अनइवन. इसमें ऐसा किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है कि वेगली फॉर्म जो हो जाती हैं. नाउ क्लाउड्स, अर्थ, रेन, नन ऑफ द एबम. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, क्लाउड्स. हु राइजेज इटर्नल आउट ऑफ द लैंड? एयर, क्लाउड्स, रेन, वाटर वेपर्स. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, वाटर वेपर. वॉट इज इम्पैल्पेबल? इम्पैल्पेबल का क्या मतलब होता है? नाउ लेट्स सी. इम्पैल्पेबल मीन्स होता है कि जो आसानी से ना समझा जा सके, जो समझने में बहुत ही कठिन हो. मीन्स अनेबल टू बी फेल्ट बाय टच, जिसको आप टच ना कर सकें, बहुत कठिन हो. मीन्स नॉट इजी ग्रेस्प बाय द माइंड, जो आपको समझ में ना आए. दैट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड. सिंपल सा. सो व्हाई इज इट इम्पैल्पेबल? ये इम्पैल्पेबल क्यों है? बिकॉज इट इज़ इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मीन्स क्या होता है कि जिसका वर्णन करना या जिसको समझना कठिन हो जाए. डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड और मेजर. बिकॉज इट इज़ इनविंसिबल, क्योंकि ये इनविंसिबल है, इसको आप देख नहीं सकते हैं. बिकॉज इट इज़ अनटचेबल, क्योंकि ये अनटचेबल, आप इसको छू नहीं सकते. नाउ द ऑल द अबव, या फिर इनमें से सभी. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल द अबव या ऑल ऑफ दीज. ऑल ऑफ दीज कैसे हो जाएगा? इम्पेलेबल क्या मतलब है कि जो समझ ना सके, कठिन हो, तो सारे हो जाएंगे. इंटेंजिबल मीन्स जो समझने में कठिन हो, मुश्किल हो. इनविंसिबल, जिसको आप देख ना सके. अनटचेबल, जिसको आप टच ना कर सके. सो नाउ द ऑल द थ्री आंसर्स आर करेक्ट. विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द सॉन्ग? सॉन्ग का बर्थ प्लेस क्या है? वाटरफॉल, ट्रीज, पोइट्स हर्ट्स, एयर. नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, poet's heart. Which is the birthplace of the rain?
रेन का बर्थ प्लेस क्या है? अर्थ, वाटर, क्लाउड्स, विंड. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, अर्थ. वॉट रिटर्न्स ड्यूली विथ लव. लव के साथ क्या चीज़ें वापस आती हैं? पास फ्रॉम माउंटेन्स, क्या ना माउंटेन से वापस आती हैं. सॉन्ग ऑफ रेन, यस रेन का जो सॉन्ग होता है वो. पोम ऑफ द अर्थ, वाटर ऑफ ओशन. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, सॉन्ग ऑफ रेन. सॉन्ग ऑफ रेन जो है वो विद ड्यूली रेस्पेक्ट या ड्यूली विद लव वो वापस आता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.